आज दिल्ली में एक बड़ी रणनीति तैयार की गई, किस तरीके से वर्तमान की जो केंद्र सरकार है और कुछ राज्यों में भी सरकार बीजेपी की है, उसकी जो कह सकते हैं कि दमनकारी नीतियों के विरुद्ध कुछ राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन लामबंद हुए। मेरे साथ अखिलेंद्र जी हैं, मेरे साथ अखिलेंद्र जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया। बड़ी रूपरेखाएं रखी गई और भविष्य में क्या क्या रणनीतियाँ हैं उन पर भी विचार हुआ। अखिलेंद्र जी, क्या लग रहा है वर्तमान की जो सरकारें हैं, क्या आप लोगों की इन सब बातों से वो डरने वाली हैं, घबराने वाली हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जो केंद्र की सरकार मोदी जी की अगुवाई में चल रही है, इसका जनता से बड़ा अलगाव हो गया है। जी जी जी। और वो अलगाव एक लोगों के लोकतांत्रिक चेतना में दिख रहा है। इसलिए आप गौर किए होंगे कि आज का हाल खचाखच भरा था और विदेश नीति, कृषि नीति, खाद्यान्न संकट, ऊर्जा संकट पर जो बड़े बौद्धिक लोग हैं जी, उन लोगों ने अपनी बात रखी। प्रशांत और जया मेहता के अलावा भी अर्थशास्त्री अरुण कुमार, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो तबकाई वर्गीय संगठन के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, SC, ST, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, पसमादा, मुसलमान और महिला, इनकी भागीदारी थी। तो ये एक ऐसा अभियान है जो जनमत के माध्यम से पूरा जो सत्ता का शक्ति संतुलन है उसको बदल देगा। आने वाले दिनों में हमने रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान का एक राष्ट्रीय ढांचे की भी घोषणा की है और देश भर के जितने मानिंदा आंदोलन, वर्गीय हो, सामुदायिक हो, जाति हो, सब आंदोलनों को हम एक राजनीतिक मंच में बांधने जा रहे हैं, जो रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के नाम से जाना जाएगा। अखिलेंद्र जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को मोब तो कर रहे हैं, मोब को इकट्ठा तो कर रहे हैं, एक आधार भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक EVM उनके पास है उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो अभी देखिए, EVM से तो बड़ा संकट आ गया है। ये जो ये पुनरीक्षण करा रहे हैं, SIR करा रहे हैं, इससे जो नुकसान होने जा रहा है, कई लाख वोट काट दिए, ऐसा सुनने में। अब आप 97 लाख से शुरू करते हुए 27 लाख पर अभी बंगाल में, और सुप्रीम कोर्ट भी हमारा ऐसा है कि कह दिया इस साल नहीं देंगे तो अगली बार दे देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इस सब का जवाब है कि जो लोग लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं उनके विरुद्ध लोकतंत्र की ताकतों को और मजबूत किया जाए। और हमारे ख्याल से ये, अगर हम लोग लोकतंत्र की ताकतों को मजबूत करेंगे और अगर हम सामाजिक राजनीतिक संतुलन बदल देंगे, तो सत्ता का ये जो पूरा का पूरा हमलावर रुख है और जो झूठ और फ्रॉड है, ये नहीं चलेगा, वो उनको परास्त होना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे ही सरकार आई थी 2014 में, उन्होंने कहा हम संविधान बदलने आए हैं, और अब धीरे धीरे उन्होंने ये तक कह दिया कि हम तो 40-45 साल इस देश पर राज करेंगे। कैसे आप, जब उनके हाथों में प्रशासन है, पूरा सत्ता उनके हाथ में, जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने आज मंच से भी कहा, तो उनको कैसे आप इसे कैसे छुटकारा दिला पाएंगे जनता को? नहीं, देखिए, वो तो संविधान को अपने ढंग से, संविधान को अंदर से ही बदल दे रहे हैं। अब जिस देश का इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के बतौर काम करता हो, उस देश में संविधान को जो खतरा है वो सब लोग जान रहे हैं। संविधान को उन्होंने अंदर से खोखला करके बदलने की कोशिश की है, लेकिन संविधान के पक्ष में भी बड़े पैमाने पर लोग गोलबंद हो रहे हैं और वो शिकस्त खाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, ये अखिलेंद्र प्रताप सिंह थे। अब हम चलते हैं सीधा जया मेहता जी की तरफ। अर्थशास्त्री हैं, आज इन्होंने एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया और लोगों को जागरूक किया कि किस तरीके से देश का जो लोकतंत्र खतरे में है, अर्थशास्त्र को लेकर किस तरीके से देश का जो पैसा है, डॉलर को लेकर आपने कई बातें कही, किस तरीके से रुपये की वो गिराया जा रहा है। क्या कहेंगे मैडम, इस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सरकारें हैं जो वर्तमान की सरकारें, उनकी ड्यू नहीं रह रही है।
क्योंकि वर्तमान की सरकार देश की सरकार नहीं है। जी। वो हमारे देश के जो कुछ कॉरपोरेट्स जी। हैं, जिनके बूते पे वो बैठी हुई है, जिनके पैसों से वो इलेक्शन लड़ती है, ये उनकी सरकार है जी, और उनके फायदे पूंजीपतियों की सरकार आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, जी, और उनकी सरकार है और उनके फायदे के हिसाब से वो अपना निर्णय लेती है और इसके लिए उन्होंने देश की आज़ादी को दांव पे लगा दिया। आपने मन से कहा कि भारतीय जो रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है और कहीं ना कहीं इसके ऊपर पूरा प्री प्लान इस सरकार ने काम किया है। कैसे देश के नागरिकों को समझा पाएंगे नहीं, आप? ऐसा- सरल भाषा में कैसे समझाएंगे? नहीं, देखिए, जब भी ईरान के वॉर के साथ में पेट्रोल के दाम बढ़े तो उससे तो डॉलर को नुकसान हुआ, क्योंकि डॉलर में जितना पेट्रोल आता था वो उससे कम आने लगा, इतने ज़्यादा दाम बढ़े। जिस डॉलर की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़े, उस डॉलर के बनिस्बत रुपए की वैल्यू क्यों कम हुई? जी, वो इसलिए, हाँ, वो इसलिए कम हुई। एक तो रुपए की वैल्यू कम इसलिए भी हो सकती है कि हमें भी पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल महंगा हो गया, हमें खाड़ी से जो पैसे आते थे वो नहीं आएंगे, इसलिए हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गए। लेकिन केवल इसलिए नहीं कम हुई, जब ऐसा लगा कि हमारी वैल्यू कम होने वाली है तो हमारे यहाँ जो फाइनेंस था, लोग बाग इन्वेस्ट करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, करेंसी में, इसमें उसमें, वो सारा का सारा फाइनेंस यहाँ से उठ के अमेरिका जाने लगा। तो इसलिए हमारे फॉरेन एक्सचेंज में जिस तरह की सट्टेबाजी हुई, उसकी वजह से दुनिया में रुपए की वैल्यू जो है वो कम हुई। तो इसमें सरकार कहाँ तक दोषी है? सरकार के हाथ में है ही नहीं कुछ। सरकार जो बंधी हुई है पूरे वेस्टर्न, बंदी हुई है या अपने आप को जानबूझ के बंधवा रखा है? नहीं, चाहे बातें अलग-अलग है। हिंदुस्तान चाहे तो अलग हो सकता है, क्योंकि ईरान से तो ज़्यादा ताकतवर है हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिटिकल विल वैसी नहीं है और हिंदुस्तान बंधा हुआ है न्यू लिबरल तो ऐसे में भारतवासी को क्या करना चाहिए? भारतवासियों को अपनी आज़ादी की लड़ाई याद करके बोलना चाहिए कि हमारे देश की सोवरेनिटी को खतरे में डालने का अधिकार आपको नहीं है। उसके बाद में जब आपकी सरकार सोवरेन होगी तब तो वो सरकार आपको आपके अधिकार दे पाएगी। अभी तो वो अमेरिका से पूछ के यदि रशिया से तेल खरीदती है तो उसके हाथ में ही कुछ नहीं है। उसने अपनी भी जितनी ताकत है वो सब गिरवी रख रही है।